अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 और इसका टॉपिक है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड को पढ़ेंगे। वी नो डैट अ बॉडी प्लेस्ड इन सबसे पहले पता होना चाहिए आप लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है और वर्क डन उसमें होता क्या है। ठीक है, ये सब कुछ इंट्रोडक्शन आपकी बुक पे स्टार्ट में गिवन, इसलिए मैंने आपको यहाँ से बुक से पढ़ा रही हूँ। वी नो डैट अ बॉडी प्लेस्ड इन स्पेस सराउंडिंग द अर्थ एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज इक्वल टू द स्फीयर्स एंड इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। लेट्स सपोज ये मेरे पास पेन है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, ये इस लाइन का मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक बॉडी है जो कि स्पेस पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये बॉडी स्पेस तो यहाँ पे हो नहीं सकती, तो आप लोग सपोज कर लें कि जो मेरे पास जहाँ पे मैं बैठी हूँ ये मेरे पास क्या स्पेस है, आप यानी आप भी जहाँ बैठे हैं वो स्पेस है और उसके सराउंडिंग में क्या अर्थ है और अर्थ क्या करी, फोर्स एक्सर्ट करी है। अब ये देखें, मैंने पेन पकड़ा हुआ है, इसको मैं नीचे फेंक रही हूँ, तो ये इसको मैं फेंक रही हूँ बल्कि उठाया है, इसको मैं नीचे इसको गिरा रही हूँ, तो ये डाउनवर्ड गिरी है ना, डाउनवर्ड यानी अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है और इसको ये जो फोर्स है ये डायरेक्टेड किस तरफ है, अर्थ के सेंटर की तरफ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात क्या लिखी हुई, दिस स्पेस अराउंड द अर्थ विद इन विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड किसे बोलते हैं, देखें यहाँ पे आपको बनाया हुआ है कि स्पेस से एक ऑब्जेक्ट है और जाके नीचे ही गिर रही है। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके इर्द गिर्द, अर्थ के इर्द गिर्द। तो जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसके अर्थ के सराउंड में, इन विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी और ऑब्जेक्ट पे लगाती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। इसके बाद क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ऑन बॉडी इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब फील्ड स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट का मास भी हम लोग साथ लेंगे ना, फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर किलोग्राम। न्यूटन पर किलोग्राम इसका क्या ऐसा यूनिट है। इफ़ वी कैरी अ बॉडी इन क्लोज्ड पाथ इन सच फील्ड दैट द वर्क डन विल बी जीरो, सच अ फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। अगर हम इस फील्ड के अंदर, इस क्लोज पाथ के अंदर, इस क्लोज पाथ में जिसमें फील्ड भी हो, उसमें हम लोग बॉडी को घुमाएं, बॉडी को वर्क डन करवाएं, तो उसका बॉडी का वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे स्टूडेंट्स। जब भी कोई क्लोज देखेंगे, क्लोज पाथ है ना, क्लोज पाथ में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क डन जीरो होता है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे, वर्क डन जीरो होता है। तो इस तरह की फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं, ठीक है। इन ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है, द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय बॉडी इन अ क्लोज पाथ। अब एक पॉइंट तो आप लोगों के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि क्लोज पाथ वर्क डन क्या होता है, जीरो होते हैं, और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। वर्क डन इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपने कौन सा रास्ता अपनाया है, वर्क डन किसी भी रास्ते पे डिपेंड नहीं करती, तो क्लोज पाथ भी किसी भी रास्ते पे डिपेंड नहीं करती। इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। इसके हमारे पास दो सेक्शन है, एक हमारे पास है कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो, और दूसरा है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, ठीक है। अब इसके बाद जो सारा काम है ना, वो आपको समझाने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या कहा है कि इस वीडियो के, इस लेक्चर्स के दो सेक्शन हैं, ठीक है, जो कि मैं इसी में कवर करूँगी। वर्क डन इन क्लोज पाथ इज ज़ीरो, क्लोज पाथ इज ज़ीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहला सेक्शन तो ये, वर्क डन इन क्लोज पाथ इज ज़ीरो। अब स्टूडेंट साइड पे आप लोगों को डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम के बगैर तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आना, इसको आप लोगों ने गौर से समझना है स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जाग जाएं आप लोग। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, गौर से वीडियो लेक्चर सुने, जाके पानी पिए और ठंड मतलब फ्रेश होके आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने पूरी कंसंट्रेशन के साथ डायग्राम को देखें। तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके हमारे पास जो है ना ऑब्जेक्ट, इस तरह से, इस तरह और फिर इस तरह आ रही है, ठीक है। देख लें आप लोगों के जो पाथ है ना, वो इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से ये मूव करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बॉडी इस तरह ऊपर से नीचे डाउनवर्ड, फिर सामने की तरफ, फिर दोबारा अपवर्ड जा रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखना है, यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है, बॉडी का जो बॉडी यहाँ पे जब रखी हुई है, अब इसका डिस्टेंस यानी जो डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी जो उसका रास्ता कवर हो रहा है वो सामने की तरफ हो रहा है, और इसको जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है। एंगल थीटा कैसे बन रहा है, क्योंकि अगर आप लोग देखें दोनों की लाइन जो है, यहाँ पे भी एंगल थीटा था और इसका लाइन दोनों का सेम है, तो इधर भी एंगल थीटा और इधर भी एंगल थीटा बनेगा, इसकी वजह से इधर भी थीटा बना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट काम किया कि ये सी पॉइंट है, और देन यहाँ पे जब बॉडी पहुंची है, बॉडी जब यहाँ पे पहुंचेगी ना, तो यहाँ पे इसका जो वेट है ना वो डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ है। वेट हमेशा डाउनवर्ड होते ही बात आप लोगों को पता है, तो डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ है, ठीक है। तो डिस्टेंस 2 है, ये d2 है और ये d है, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पास क्या है, ये d2 है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है कि नेक्स्ट काम आप लोगों को बोला हुआ है कि सेकंड पे जो आप लोगों को बोला है कि आप लोगों का जो ये जो d1 है ना, d1 आप लोगों का सामने की तरफ है,
और बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड, अब बॉडी ऊपर जा रही है ना तो डिस्टेंस सामने की तरफ होगा, डिस्टेंस हमेशा बॉडी के डायरेक्शन के मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन के सामने होता है, ठीक है। और जो उसका वेट है ना वो डाउनवर्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे पिक्चर आप लोग क्लियर होगी होगी कि सबसे पहले बॉडी ऊपर से यहाँ से नीचे गिर गई, फिर यहाँ से सामने की तरफ जा रही है, उसका वेट डाउनवर्ड है और इसका डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ है। यहाँ पे इसका वेट और एंगल दोनों के दरम्यान में एंगल थीटा बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे थीटा बन रहा है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट काम है कि हम लोगों ने इसकी डेरिवेशन करनी है, ठीक है, डेरिवेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वर्क डन सी बाय बी निकालना है। वर्क डन सी और बी के दरम्यान में कितना वर्क डन हुआ है, सी टू बी, वर्क डन सी टू बी, सी और बी के दरम्यान वर्क डन कितना हुआ है, विच इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा। अब सी और बी को आप लोग देखेंगे, ये मैं यहाँ पे आपको दोबारा बना दूँ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बॉडी है, ये वाला पोर्शन सिर्फ आपको बना के दे रही हूँ, और इसका डिस्टेंस इस तरफ कवर हो रहा है और इसका जो वेट है डाउनवर्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये क्या करना है हम लोगों ने कि वर्क डन सी टू बी के दरमियान में निकालना है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके दरमियान में वर्क डन निकाल रहे हैं। तो अगर आप लोग देखें इनके दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, डिस्टेंस और वेट के दरमियान में, वेट भी फोर्स ही होती है ना, तो उनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, एफ डी कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारे पास कितना होता है, कॉस 90 डिग्री कैलकुलेटर पर लिख के देखें तो आप लोगों के पास आएगा, अब फोर्स की जगह मैं डब्ल्यू लगाती हूँ, डब्ल्यू डी, अब क्या आएगा आप लोगों के पास, कॉस 90 डिग्री ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, ज़ीरो आ रहा है, तो फिर ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। वर्क डन सी टू बी के दरम्यान में ज़ीरो हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब इसी तरह आप लोगों ने पेपर में भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले वो एक्सप्लेनेशन देनी है और साथ में ये लिखना भी है कि लेट अस कंसिडर अ क्लोज पाथ ए बी सी ए इन ग्रेविटेशनल फील्ड, फिर ये जो आप लोगों की बुक में जो एक्सप्लेनेशन गिवन है ये सब कुछ लिखना है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन आप लोग डायग्राम अगर गौर से समझ लें तो एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने वर्क डन बी टू ए के दरमियान में निकालना है। वर्क डन बी टू ए के दरमियान वर्क डन कितना है, एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा। अब हम लोग जाके उसमें देखते हैं कि ए बी के दरमियान में कितना वर्क डन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से आप लोगों के लिए बना रही हूँ, सिर्फ वही साइड बना रही हूँ जो कि हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेट है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और ये इसका वेट डाउनवर्ड की तरफ है, ठीक है। ये बॉडी था और उसकी वेट डाउनवर्ड है, ठीक है। अब एफ़ की जगह डब्ल्यू लिख दूँगी और डी कॉस, एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऊपर और इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, सामने से आप लोगों को पता चल रहा है, ठीक है। कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1 होते हैं, -1 कैलकुलेटर पे आप लोग खुद भी करके देख सकते हैं और ये माइनस डब्ल्यू डी आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है बी टू ए के बाद ए टू सी करेंगे अब, ठीक है। ए टू सी, वर्क डन ए टू सी, वर्क डन ए टू सी कितना आएगा, एफ डॉट डी, फिर एफ डी कॉस थीटा। और अब देखें ए टू सी के दरमियान में जो बॉडी डाउनवर्ड की तरफ आ रही है तो इसमें हमारे पास बॉडी के वेट और उसके दरमियान डिस्टेंस के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है, एंगल थीटा ही बन रहा है, एफ फिर डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैंने डी कॉस थीटा को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ठीक है। और अगर आप लोग देखें डी कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये कैसे आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है और डिस्टेंस को मैंने डिवाइड किया हुआ है उसके उसको ये वाला डिस्टेंस आप बता रही, ठीक है। ये डिस्टेंस है और ये इसका D1 है और ये इसका D2 है। अगर आप लोग देखें इसको जब मैं उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करूँ तो मेरे पास ये क्या बनेगा, ये इसका DX बनेगा और ये इसका DY बनेगा। अब इसको आप लोग नहीं देखना, ये मैंने इसके डायग्राम के लिहाज से बनाया ये वाला, ठीक है, D2। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्रॉस कर दूँ, ये मैं असल में आप लोगों को बता रही हूँ इस डायग्राम के ऊपर, स्टूडेंट्स गौर से सुने, ये जो मैं डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस मैं इसके ऊपर बता रही हूँ डायग्राम के ऊपर कि अगर आप लोग इस डिस्टेंस के कंपोनेंट्स देखें तो D1 इसका DX है असल में और D2 क्या इसका DY कंपोनेंट है। तो और DY को मैं क्या लिख सकती हूँ, D साइन थीटा लिख सकती हूँ और DX को मैं क्या लिख सकती हूँ, D कॉस थीटा लिख सकती हूँ। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें D कॉस थीटा, अब मुझे DX की जरूरत नहीं है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि D1 इसका क्या असल में X कंपोनेंट है और ये इसको क्या दे रहे हैं, D1 इज इक्वल टू D कॉस थीटा। तो D कॉस थीटा की जगह मैं क्या लगाऊंगी, D1 लगाऊंगी। तो स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास क्या था, D1 है, D1। अब आप लोगों ने D1 को क्रॉस नहीं करना, मैं दोबारा डायग्राम आप लोगों को बता देती हूँ। अब आप लोगों ने D1 को क्रॉस नहीं करना, किसको करना है, DX को करना है। तो आप लोग क्या लिख देंगे, D कॉस थीटा और ये असल में क्या है, D1B है,
और D2 क्या है, D साइन थीटा है, और ये असल में क्या है, D2B है। और ये हमारे पास क्या डिस्टेंस, यहाँ से मैं डायग्राम से आप लोगों को बता रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या पता चला आप लोगों को कि डी कॉस थीटा असल में क्या है, D1 है, ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है, एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट डी का जब कंपोनेंट ब्रेक किया तो यहाँ पे डी कॉस थीटा आ रहा है, और डी कॉस थीटा किससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, D1 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, FD1 लिख दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि बात आप लोग क्लियर होगी। अब एफ़ की जगह मैं क्या लिखूँगी, ऊपर वालों की तरह WD1 लिखूँगी, तो WD1 आ गया, ठीक है मेरे पास। अब नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों ने तीनों काम कर लिए, क्योंकि आपके पास 3 वो बनता था, 1 2 3। अब आप लोगों ने टोटल वर्क निकालना है, ठीक है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए आप लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू, टोटल वर्क हमारे पास क्या आएगा, WC2B, C2B की तरह कितना वर्क हुआ है, फिर WB2A, फिर WA2C प्लस WA2C। नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, C2B के दरम्यान वर्क कितना हुआ है, 0 हुआ है, और B अब अपने उस पे पेज पे देखते हुए आप लोग लिखते जाएं, और माइनस WD हुआ है इसके दरमियान में, फिर प्लस WD1 हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री में हमारे पास डिस्टेंस क्या था, यहाँ पे देखें अभी जो हम लोगों ने सेकंड किया था ना WB2A के दरमियान में, इसमें पास डिस्प्लेसमेंट क्या था, D1 के बराबर था ना, तो यहाँ पे मैंने D1 लगाना भूल गई हूँ, तो D1 आप लोगों ने लगाना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को 1 और 2 से अलहदा किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने ये कर दिया है। अब नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है कि ब्रैकेट्स को ओपन करना है, -W1 प्लस WD1, माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 तो पहले ही कैंसिल है, तो आप लोग बस वर्क डन किसके बराबर आया, 0 के बराबर आए। बात क्लियर होगी ना, तो ये देखा डेरिवेशन कितनी इजी है। तो आप लोगों ने ये बात क्लियर कर दी कि वर्क डन क्लोज पाथ इज़ ऑलवेज 0। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको अच्छे समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, और उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे कि वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आपके लिए सब कुछ बना दिया है, ठीक है। वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो, ठीक है। इसके लिए मैंने डायग्राम बना दिया। अगर आप लोग अपनी बुक पे डायग्राम देखें तो आप लोग बस सिर्फ यही बॉक्स गिवन है, ये दोनों गिवन नहीं है, तो मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए बनाया है। आप लोग भी पेपर में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट काम क्या करना है कि नेक्स्ट काम हम लोगों ने पाथ बताने, पाथ एक हमारे पास पाथ है, देन हमारे पास दूसरा पाथ है। हमने सिर्फ 2 पाथ में इसको डिवाइड किया, ठीक है। एक तरफ से हमारे पास डाउनवर्ड आ रही है, एक तरफ से हमारे पास क्या हो रही है, सामने की तरफ ऑब्जेक्ट नीचे से इस तरह आ रही है, ठीक है। अगर मैं आप लोग इस तरह विजुलाइज कराऊँ तो इस तरह होगा, ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह। तो ये एक पाथ बन गया, और ये दोनों को मिला के क्या बन गया, दूसरा पाथ बन गया, ठीक है। तो पाथ 1 है हमारे पास, पहला पाथ हमारे पास कहाँ, वर्क डन A to C के दरमियान में आता है, ठीक है। वर्क डन A to C विच इज़ इक्वल टू, पहले पाथ में FD कॉस थीटा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे FD कॉस थीटा लिख रही हूँ, कोई भी इशू नहीं है इसमें भी। आप लोग यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं F.D, ठीक है, वर्क डन A to C लिखा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है कि फोर्स की जगह W लिख दिया। अब वर्क डन A to C को आप लोगों ने लिखना है A to C ये वाला है, A to C ये वाला है, और इसका जो बॉडी है ये है, और इसका जो डिस्टेंस सामने की तरफ है, और जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, ठीक है। एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, थोड़ा सा एंगल तिरछा है, ठीक है, एंगल कुछ ऐसे तिरछा है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, और ये हमारे पास क्या है, इसका वेट है, डाउनवर्ड की तरफ वेट है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिख दिया, WD। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, पहले पार्ट में हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या है, WD कॉस थीटा लिख दूँगी, WD कॉस थीटा लिख दिया। अब मैंने पिछले लेक्चर में उसमें बताया, अभी मैंने बताया आप लोगों को डी कॉस थीटा को मैं ब्रैकेट में डालूंगी तो मेरे पास किसके बराबर होता है, WD1 के बराबर हो जाएगा। D1 के बराबर हमेशा होता है, ठीक है। एज डी कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू D1, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे मेरे पास ये D है, और ये इसका D का लेट्स सपोज ये D1 इसका X कंपोनेंट है, DY इसका Y कंपोनेंट है, D2 इसका क्या है, Y कंपोनेंट है, ठीक है। ये वाला D2 इसका क्या है, Y कंपोनेंट है। तो अगर आप लोग देखें D1 किसके बराबर होगा, क्योंकि X कंपोनेंट बोला तो D कॉस थीटा के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, D साइन थीटा के बराबर होगा। तो इस डायग्राम के मुताबिक, क्योंकि अगर आप लोग ये भी देखें कि हमारे पास जब एंगल बनता है ना, तो ये देखें इस तरह, तो यहाँ पास क्या है, ये इसका D है, और यहाँ पास क्या होगा, D का X कंपोनेंट, D का Y कंपोनेंट, ये तो पूरा मिट गया ना, इसके तो नाम निशान मिट गया। अब ये वाला, तो ये वाला डायग्राम देखिए ना, दोनों सेम है ना, ट्रायंगल बनाना है हम लोगों ने, तो दोनों सेम है, इसलिए हम लोगों ने इसको इस पर अप्लाइड कर दिए, ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों ने डायग्राम इस फिगर ऊपर वाले फिगर के ऊपर ही अप्लाइड कर दिया, और हमने क्या कहा है कि D1 D cos थीटा के बराबर है, और इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे D cos थीटा की जगह D1 लिखा है।
नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास ये पाथ 1 का काम आ गया। पाथ 1 में जो वर्क डन हुआ है वो कितना है, WD1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट काम है हमारे पास पाथ 2 का। पाथ 2 में हमारे पास कितना वर्क हुआ, वर्क डन A to B, विच इज इक्वल टू FD cos थीटा WD1 cos 0 डिग्री। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें पाथ वर्क डन A to B के दरमियान में, ठीक है, A to B के दरमियान में, A to B के दरमियान के लिए मैं आपके यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ। जब हमारे पास इस तरह है, ऑब्जेक्ट नीचे डाउनवर्ड आ रही है और इसका जो डिस्टेंस है ना, वेट भी डाउनवर्ड ही है। वेट तो हमेशा डाउनवर्ड होती है और अब इसके नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, WD1 cos 0 डिग्री। cos 0 क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों पैरेलल है, पैरेलल के दरमियान एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है, तो WD1 आ जाएगा। और यहाँ पास क्या आ गया, ये A to B के दरमियान में वर्क आ गया। अब पाथ 2 का एक और पॉइंट भी है कि वर्क डन बिटवीन B to C के दरमियान में कितना वर्क हुआ है। B to C ये वाला है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी B to C, और यहाँ पास क्या है, बॉडी है, और ये इसका डिस्टेंस है D2 है, और ये इसका क्या है, वेट है। अब इसको मैं जब यहाँ पे कैलकुलेट करूँगी, FD cos थीटा, फोर्स हमारे पास फोर्स हमारे पास किसी बराबर है, वेट के बराबर है, और D2 लिख दूंगी, और कॉस कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री हमेशा क्या बना देते हैं, पूरे को 0 बना देते हैं। ठीक है, WD2 इज इक्वल टू 0, तो 0 आ जाएगा। वर्क डन B2C के दरमियान में कितना आ गया, 0 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्क डन B2C के दरमियान में क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर इसको मैं हाईलाइट कर दूँ तो स्टूडेंट्स क्या देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे हमारे पास वर्क डन B2C के दरमियान में क्या हुआ था कि दोनों डिस्टेंस और वेट के दरमियान में कितना बन गया, एंगल 90 डिग्री बन गया, जो कि cos 90 0 के बराबर होता है। अब लास्ट में आप लोगों ने क्या काम करना है, लास्ट में आप लोगों ने बताना है कि वर्क डन बिटवीन पाथ 1 एंड पार्ट 2। पाथ 1 लिख देती हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू पाथ 2। ठीक है, पाथ 1 में कितना वर्क डन किया आप लोगों ने, पाथ 1 में वर्क डन A to C है, जबकि पाथ 2 में क्या है, वर्क डन A to B और B to C है। ठीक है, वर्क डन B to C है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, पाथ 1 और पार्ट 2 को इक्वल कर दिया। पाथ 1 हमारे पास क्या है, WD1 के बराबर आया है। पाथ 2 हमारे पास क्या है, पाथ 2 में A to B, वर्क डन A to B क्या आया, वर्क डन D1 आया, WD1 आया, यानी वेट D1, वेट हमारी हमेशा फोर्स भी होती है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस WBC किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। तो 0 को हम लोग निगलेक्ट कर दें तो W1 इज इक्वल टू WD1 इज इक्वल टू WD1, तो हमारे पास क्या है, वर्क डन दोनों सेम आया है। ठीक है, तो वर्क डन हमारे पास क्या आया, सेम आया। अब नेक्स्ट काम, अगर आप लोग अपनी बुक से देखें तो बुक में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुक में भी यही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने सिंपली क्या किया हुआ है, उन्होंने सिंपली ये कहा हुआ है कि पाथ 1 को टोटल वर्क डन कहा हुआ है और पाथ 2 को कहा हुआ है WD1। ठीक है, टोटल वर्क डन एक रास्ते के बराबर ही आया, मतलब ये। तो स्टूडेंट्स, इससे आप लोगों को क्या पता चला कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। तो सबसे पहले लेक्चर ख़त्म करने से पहले आप लोगों की जो बुक्स में जो 2 लाइनें गिवन है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो बुक में से आप लोग देखें, बुक में क्या कहा हुआ है कि comparing equation 1 and 2, we conclude that the work done on a body in between any 2 points in gravitational field is independent of the path followed by the body. Thus the gravitational field is a conservative field हो गया, क्योंकि work done is independent of the path followed है। इसके बाद क्या, electrostatic field and magnetic field are also its example। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक काम करना है कि आप लोगों ने इसको भी गौर से पढ़ लेना है। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स किसे बोलते हैं, जब हमारे पास 0 हो जाए, ठीक है, उस पर डिपेंड ना करे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रिक स्प्रिंग फोर्स भी डिपेंड नहीं करती किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर पाथ के ऊपर, किसी भी वर्क डन के ऊपर। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स डिपेंड करती है, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करती है। अगर पाथ स्मूथ होगा तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स कुछ और होगा, और पाथ रफ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। ये रेजिस्टेंस भी डिपेंड करती है, टेंशन इन स्प्रिंग, नॉर्मल फोर्स, प्रोपल्जन फोर्स ऑफ मोटर के ऊपर जाने वाला जो फोर्स होता है, और प्रोपल्जन फोर्स ऑफ रॉकेट के ऊपर जाने वाला फोर्स होता है, वो भी चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके स्पीड के लिहाज से। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और लेक्चर को पूरा वॉच किया करें ताकि आप लोगों के कंसेप्ट अच्छी तरह बिल्ड हों, और यही आप लोगों को आगे एंट्री टेस्ट में भी फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।